अध्याय 426 बाइलुशी तीन दायरे साम्राज्य का स्थान प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। दिव्य महिमा की भूमि की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे इसका ठिकाना बता सकता है। सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसके छिपने के स्थान का निर्धारण करना था। लिंग शियाओलोंग द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर केवल सम्राट फ्लेम संप्रदाय के पास ही ऐसी वर्गीकृत जानकारी थी और केवल वे ही आवश्यक विवरण प्रदान कर सकते थे। तो मुझे पहले सम्राट फ्लेम संप्रदाय का दौरा करना होगा, लिंग शियाओलोंग ने पूछा। सम्राट फ्लेम संप्रदाय का स्थान जानकर वे वहां जाने के लिए तैयार था। हालांकि इसी समय कोई अचानक दौड़ता हुआ आया और उसे कसकर गले लगा लिया। जियाओलोंग वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने न केवल उसे कसकर गले लगाया बल्कि गहरी भावना के साथ उसका नाम भी पुकारा। किसी कारण से लिंग जियाओलोंग का शरीर कांपने लगा। उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि यह लड़की कौन थी, फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने हाथ उठाए और उसे उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। अपने कसकर गले लगाने का जवाब दिया, जैसे कि वे प्रेमी थे और बहुत लंबे अलगाव के बाद मिल रहे थे। कुछ मिनटों के लंबे आलिंगन के बाद ही लिंग शियाओलोंग अपने होश में वापस आ गया। वह इस लड़की के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचने लगा। उसने उसे गले क्यों लगाया? जैसे ही वह उसकी पहचान के बारे में पूछताछ करने वाला था, वह झट से पीछे हट गई और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप वही हैं, लेकिन पूरी तरह से वही नहीं। आपको वह दूसरा सुबह होना चाहिए जिसका उल्लेख उसने 10 लाख साल पहले गायब होने से पहले किया था। जैसा कि यह निकला, अधूरी अराजकता में कई युग, वास्तविक अराजकता में केवल 10 लाख वर्ष थे। लिंग शियाओलोंग को उसी समय पता चल गया था कि यह लड़की किसी न किसी तरह से लिंग शियाओलोंग एक से संबंधित होनी चाहिए। अब जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी उपस्थिति अलौकिक सुंदरता और चुंबकीय आकर्षण का एक मनोरम मिश्रण थी। नीलमणि के झरने की तरह बहते हुए उसके नीले बाल उसकी नाजुक विशेषताओं को दर्शाते थे। प्रत्येक कतरा उसकी सुंदरता का सार पकड़ रहा था। दीप्तिमान छटा ने उसके स्वरूप में एक अलौकिक आकर्षण जोड़ दिया। हालांकि उसकी आंखें उसके चेहरे का सच्चा आभूषण थीं। वे एम्बर रत्नों की चमकदार जोड़ी की तरह थे, जो अपने भीतर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली गहराई रखते थे। तरल सोने के 2 तालाबों की तरह उसकी निगाहें गर्म और रहस्यमय दोनों थीं, जो उसकी उम्र से कहीं अधिक ज्ञान को दर्शाती थीं। उसके नाजुक चेहरे पर उभरे हुए गुलाब की कोमल लाली थी। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह चिकनी थी। जब वह मुस्कुराती थी तो मानो दुनिया भर में फूल खिल जाते थे। यह बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इस अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लड़की की उपस्थिति में कोई भी एक चुंबकीय खिंचाव, सुंदरता के प्रति एक अनूठा आकर्षण महसूस करने से बच नहीं सकता था, जो सामान्य की सीमाओं को पार करता हुआ प्रतीत होता था। वह लालित्य की सजीव तस्वीर थी। उसकी ताकत कम नहीं थी। वह पहले से ही अराजकता की लेवल 3 मास्टर थी। हालांकि उसकी खेती के बारे में कुछ बहुत गलत लगता है। लिंग जियाओलोंग को ऐसा लगा जैसे उसकी खेती वहां थी, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं था। वह भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे कि खूबसूरत लड़की ने उसके विचारों को भांप लिया हो, वह बोली, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वास्तव में अराजकता का लेवल 3 मास्टर हूँ। दुर्भाग्य से यह केवल सतह पर है। वर्तमान में मैं एक की ताकत भी नहीं जुटा सका स्तर 1 अराजकता का मास्टर। उस लानत बूढ़े आदमी ने मुझ पर जुड़वां सिर वाले ने दर पायथन के रक्तसार का इस्तेमाल किया, मेरी ताकत को कमजोर करके। वे मुझे सम्राट फ्लेम पैलेस में कैद करने में सक्षम नहीं था। सभी
जिस जेल में मुझे कैद किया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए लेवल 6 के 2 मास्टर्स ऑफ कैओस को वहां रखा गया था। सौभाग्य से आपकी उपस्थिति की खबर अराजकता के हर मास्टर के कानों तक पहुंच गई। इस जानकारी ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी, जिससे सभी में हड़कंप मच गया और मुझे भागने का मौका मिला। जैसे ही उसने बात की, वे मदद नहीं कर सकी, लेकिन पिछले लाखों वर्षों को याद करने के अलावा वे सम्राट फ्लेम पैलेस के अंदर स्थित जेल में फंसी हुई थी। उसने सहजता से अपनी मुट्ठी बींच ली और उसकी आंखों में रोष झलकने लगा। दूसरी ओर लिंग जियाओलुंग भ्रमित था। सम्राट ज्वाला महल, यह सम्राट ज्वाला संप्रदाय जैसा क्यों लगता है? दोनों के बीच क्या संबंध है? फिर जुड़वा सिर वाला नीदरलैंड पायथन है। क्या यह संभव हो सकता है कि इसके रक्तसार का उपयोग अराजकता के स्वामी की ताकत को दबाने के लिए किया जा सकता है? लिंग जियाओलुंग आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे यहाँ हैं। इससे पहले कि लिंग जियाओलुंग पूछ सके, खूबसूरत महिला ने भौहें सिकोड़ ली और एक निश्चित दिशा में देखने लगी। यहाँ कौन है? लिंग जियाओलुंग ने भौहें चढ़ा दी। इस खूबसूरत महिला की प्रतिक्रिया से उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलो भागें। जहां तक संभव हो हमें भागना है, खूबसूरत महिला ने बोलते हुए लिंग जियाओलुंग का हाथ पकड़ लिया और भागने वाली थी, लेकिन लिंग जियाओलुंग ने उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर चिंता भरी अभिव्यक्ति थी। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन लिंग जियाओलुंग ने अचानक कार्रवाई की। उसने उसका कंधा पकड़ लिया और गायब हो गया, और 1,00,000 मील से भी अधिक दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। अपने आसपास का सर्वेक्षण करने पर दोनों को पता चला कि वे एक अलग शहर में थे। यह घटना पूरी तरह से संयोग थी। आमतौर पर यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन लिंग जियाओलुंग को जंगलों, पर्वत श्रृंखलाओं या इसी तरह के स्थानों पर ले जाएगा। यह है धधकता हुआ स्वर्ग शहर। उनके स्थान को पहचानते हुए खूबसूरत लड़की ने आश्चर्य से लिंग जियाओलुंग को देखा। जब वह संभली तो बुदबुदाई, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कहा था कि जब आप वापस लौटेंगे तो आप खुद का एक उन्नत संस्करण होंगे। लिंग जियाओलुंग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है। आधे घंटे बाद दोनों एक रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पर नजर आए। फिलहाल लिंग जियाओलुंग उस खूबसूरत महिला को एक के बाद एक स्वादिष्ट भोजन खाते हुए देख रहा था। वह उसके खाने की गति से आश्चर्यचकित था। ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया हो। हालांकि वह अपनी खेती का उपयोग नहीं कर सकती थी, फिर भी वह अराजकता में माहिर थी। अराजकता के स्वामी को भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अराजकता के प्राणी को भी कार्य जारी रखने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पष्ट था कि यह महिला सिर्फ इसलिए खा रही थी क्योंकि वे चाहती थी। खाना खाने की सचमुच कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब वह काफी संतुष्ट हो गई तो उसने आखिरकार खाना बंद कर दिया और लिंग जियाओलुंग की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम वे नहीं हो, इसलिए तुम मेरे बारे में सोच रहे होगे। जैसे ही वह बोली, उसकी अंबर आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मेरा नाम बाई लुशी है और मैं आपकी पत्नी हूँ। भविष्य वाला लिंग जियाओलुंग स्तब्ध रह गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बाई लुशी पर गहरी नजर डाली। वह देखना चाहता था कि वे उससे झूठ बोल रही है या नहीं। हालांकि वह इस मामले की सच्चाई का पता लगाने में असमर्थ थे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बाई लुशी ने क्रोधित होने का नाटक किया और अपने चेहरे पर उग्र भाव प्रदर्शित किए। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ने उसके आकर्षण को बढ़ा दिया, जिससे लिंग जियाओलुंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसा। यह पता चला कि इतने वर्षों तक जीवित रहने के बाद भी
वे अभी भी एक खूबसूरत महिला पर मोहित हो सकता है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? बाइलुशी ने जिज्ञासा से पूछा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओलोंग की अभिव्यक्ति लालसा में बदल गई। उन्होंने आगे कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूं। आपने जो कहा वह सच हो सकता है, क्योंकि जब आपने मुझे पहले गले लगाया था तो मुझे अचानक एक भावना महसूस हुई जिसके बारे में मैं लंबे समय से भूल गया था। मुझे आपके साथ एक गहरा संबंध भी महसूस हुआ। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हालांकि मुझे पता नहीं है, मेरी चेतना आपके प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। लिंग शियाओलोंग की बातें सुनकर बाइलुशी के चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने सिर हिलाया और बोलने ही वाली थी, लेकिन लिंग जियाओलोंग के सवाल ने उसे रोक दिया। वास्तव में क्या हुआ? तुम्हें कृत क्यों किया गया? तुम्हें किसने कृत किया? बाइलुशी का चेहरा सख्त हो गया जब उसे अचानक उन कमीनों की याद आई। उसने दांत पीसकर कहा, यह सम्राट फ्लेम संप्रदाय का बूढ़ा व्यक्ति था। आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। लिंग जियाओलोंग चौंका। बाइलुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ ही समय बाद जब आपने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया और इसे 9 लेयर्स बाउंड्री फॉर्मेशन के साथ सील कर दिया, सम्राट फ्लेम संप्रदाय ने मुझे निशाना बनाया। वे जानते थे कि यदि आपके पास कोई कमजोरी है तो वे मैं हूँ। मैं आपकी एकमात्र कमजोरी हूँ। यह अनुमान लगाते हुए कि जब आप रहस्यवादी दायरे से बाहर आएंगे तो आप मुझे ढूंढ लेंगे। सम्राट फ्लेम संप्रदाय के कई अराजकता के मास्टरों ने मुझे घेर लिया और मुझे पकड़ लिया। उनके हाथ, वे आसानी से आपको मार सकते हैं या अपनी इच्छानुसार हेर फेर कर सकते हैं। आखिरकार आपके प्रति उनकी नफरत बहुत गहरी है। आपने सम्राट फ्लेम संप्रदाय के नेता क्रिम्सन फ्यूरी सम्राट के सबसे बड़े बेटे को मार डाला है। क्रिम्सन फ्यूरी सम्राट का बेटा अराजकता का लेवल 1 मास्टर और उसका उत्तराधिकारी था। वह तुम्हें मारने का मौका कैसे छोड़ सकता है? इसीलिए मुझे कृत कर लिया गया। लिंग जियाओलोंग का चेहरा गंभीर था। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि लिंग जियाओलोंग एक ने निश्चित रूप से बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। इसके अलावा उसका लगभग हर दुश्मन अराजकता का मास्टर था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 427 अध्याय 427 जड़ी बूटियों की चोरी। लिंग शियाओलोंग और बाइलुशी ने कुछ घंटों तक बातचीत की। लिंग जियाओलोंग ने उनसे कई चीजें सीखीं, जिनमें सम्राट फ्लेम संप्रदाय के बारे में विभिन्न तथ्य भी शामिल थे। उन्होंने यह भी पता लगाया कि वह कैसे जुड़वां सिर वाले नीदरलैंड के अजगर के एसेंस ब्लड के प्रभाव को तोड़ सकती है और अपनी खेती पर नियंत्रण हासिल कर सकती है। एम्परर फ्लेम संप्रदाय में वर्डेंट सेरेनिटी ग्रोव नामक एक स्थान था, जिसके भीतर सेलेस्टियल हर्ब गार्डन स्थित था। दिव्य ऊर्जा और मूल ऊर्जा के साथ से युक्त दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियों का एक मनोरम संग्रह। जो किसान इस रहस्यमय वन में सावधानी से चलते हैं, वे वनस्पति खजानों की एक श्रृंखला को उजागर कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण है। सेलेस्टियल हर्ब गार्डन के भीतर एक उल्लेखनीय जड़ी बूटी ल्यूमिनसेंट सेराफिरोट थी। इस जड़ी बूटी में जीवंत नीला पंखुड़ियां थीं जो एक नरम, दिव्य चमक उत्सर्जित करती थीं, और इसके पतले तने एक अलौकिक चमक से झिलमिलाते थे। इसकी पहचान करना अपेक्षाकृत आसान था। अपनी दुर्लभता के कारण ल्यूमिनसेंट सेराफिरोट का महत्वपूर्ण महत्व था। बाइलुशी के अनुसार यह जड़ी बूटी उन्हें जुड़वां सिर वाले नीदरलैंड पायथन के एसेंस ब्लड के प्रभाव को तोड़ने में मदद कर सकती है। लिंग जियाओलोंग ने तुरंत बाइलुशी की सहायता करने का निर्णय लिया। चूंकि वह पहले से ही सम्राट फ्लेम संप्रदाय के साथ मतभेद में था, इसलिए झिझक की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह सम्राट फ्लेम संप्रदाय से अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी आसानी से जब्त कर सकता था।
यदि उन्होंने उसके रास्ते में खड़े होने का साहस किया तो वे उन्हें नरक में भेज देगा। आखिरकार वे उसके दुश्मन हैं। जिस क्षण वे उसे देखेंगे, यह ऐसी स्थिति होगी जहां उनमें से केवल एक ही जीवित बच सकेगा। लिंग जियाओलोंग ने यह भी पूछताछ की कि क्या बाई लुशी को दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग का स्थान पता था। उन्हें आश्चर्य हुआ। बाई लुशी को वास्तव में स्थान पता था और उन्होंने वहां उनका मार्गदर्शन करने का वादा किया। हालांकि यह पूरी तरह से लिंग जियाओलोंग पर निर्भर था कि वह दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग को उसके मन में आए कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए राजी करें। वह उस मामले में उसकी सहायता नहीं कर सकी। लिंग शियाओलोंग तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने ल्यूमिन सेंट सेराफिरोड को गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए पहले सम्राट फ्लेम संप्रदाय का दौरा करने का फैसला किया। शुरू में झिझकने वाली बाई लुशी अंततः सहमत होगी। स्थिति चाहे जो भी हो, उसे अपने खेती के आधार पर नियंत्रण हासिल करना था और वर्तमान स्थिति में केवल लिंग शियाओलोंग ही उसकी मदद कर सकता था। लिंग जियाओलोंग ने सम्राट फ्लेम संप्रदाय का स्थान पूछा और फिर बाई लुशी को उसका इंतजार करने का निर्देश दिया। इसके बाद वह गायब हो गया। लगभग 1 घंटे बाद वे सम्राट फ्लेम संप्रदाय से लगभग 1 मील दूर खड़ा हो गया और दूर से संप्रदाय को स्पष्ट रूप से देख रहा था। क्योंकि सम्राट फ्लेम संप्रदाय में अराजकता के कई स्वामी रहते थे, लिंग शियाओलोंग ने स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने से परहेज किया। इसके बजाय सीधे वहां उपस्थित होने से पहले उन्होंने कुछ मिनट तक संप्रदाय के प्रवेश द्वार का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। अजीब बात है, किसी ने भी लिंग शियाओलोंग को नहीं देखा या उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। ऐसा लगा मानो उसका अस्तित्व ही न हो। यह भ्रम की आंखों से संभव हुआ। लिंग जियाओलोंग ने खुद को हर किसी के लिए अदृश्य बनाने के लिए अपनी भ्रम की आंखों का इस्तेमाल किया। वह सावधानी से सामने के गेट को पार कर गया और सम्राट फ्लेम संप्रदाय में प्रवेश कर गया। दिव्य संप्रभु क्षेत्र के रक्षक उसे देख या पहचान नहीं सके, इसलिए जब वे वहां से गुजरा तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सम्राट फ्लेम संप्रदाय में प्रवेश करने पर लिंग शियाओलोंग ने वर्डेंट सेरेनिटी ग्रोव का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू की, जहां सेलेस्टियल हर्ब गार्डन स्थित था। सीधे इधर उधर पूछने के बजाय लिंग शियाओलोंग ने शिष्यों के बीच की बातचीत को सुनने का विकल्प चुना। सम्राट फ्लेम संप्रदाय में हजारों शिष्यों के साथ सेलेस्टियल हर्ब गार्डन एक प्रसिद्ध स्थान था और संभावना थी कि कुछ शिष्य इस पर चर्चा कर रहे होंगे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में शिष्यों की बातचीत की निगरानी करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इस चुनौती का समाधान करने के लिए लिंग शियाओलोंग ने संप्रदाय के भीतर कीमिया हॉल का दौरा करने का फैसला किया। जैसा कि अनुमान था, उन्होंने जल्द ही 3 शिष्यों को गोली शोधन के लिए जड़ी बूटियों की कटाई के लिए सेलेस्टियल हर्ब गार्डन में प्रवेश करने की योजना बनाते हुए पाया। चुपचाप उनका पीछा करते हुए लिंग जियाओलोंग ने वर्डेंट सेरेनिटी ग्रोव में प्रवेश किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बहुत जल्द वे वर्डेंट सेरेनिटी ग्रोव के केंद्र में पहुंच गए। वहां जैसे ही वे सेलेस्टियल हर्ब गार्डन में दाखिल हुए, एक मनमोहक दृश्य सामने आया। यहाँ का वातावरण खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू से भरा हुआ था और हवा पना और सोने के जीवंत रंगों के साथ जुड़ी हुई दिव्य ऊर्जा और मूल ऊर्जा की सूक्ष्म चमक से झिलमिला रही थी। बगीचे एक जादुई पेंटिंग की तरह फैले हुए हैं, जहां एक सुंदर पैटर्न बनाने के लिए प्रत्येक जड़ी बूटी को सावधानीपूर्वक रखा गया है। यह हरे भरे जीवन से बनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली टेप पेस्ट्री की तरह है। तारों की रोशनी जैसी दिखने वाली पंखुड़ियों वाली जड़ी बूटियां हवा में खूबसूरती से लहराती हैं। यहाँ की जड़ी बूटियां एक हल्की चमक बिखेरती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे आसपास का वातावरण जगमगा उठता था। यहाँ इतनी सारी जड़ी बूटियों के बीच
कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो कीमती रत्नों की तरह चमकती हैं, जो उनके विशेष और जादुई गुणों का संकेत देती हैं। शांति के इस स्वर्ग में सेलेस्टियल हर्ब गार्डन ने जीवन शक्ति और सद्भाव की एक स्पष्ट भावना पैदा की। नीचे की जमीन पर काई का एक नरम कालीन था जो हर कदम के नीचे उगता था, जिससे हवा में चलने की लगभग अलौकिक अनुभूति पैदा होती थी। कभी कभार अदृश्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पत्तों की दूर तक होने वाली सरसराहट ने शांत माहौल में एक सुरीलापन जोड़ दिया। इस शांतिपूर्ण आश्रय में सेलेस्टियल हर्ब गार्डन ने जीवन और सद्भाव की एक मजबूत भावना पैदा की। जमीन नरम काई से ढकी हुई थी जो लगभग हवा पर चलने जैसा महसूस हो रहा था। कभी कभी कोई भी पक्षियों की सुखद चहचहाहट और पत्तियों की हल्की सरसराहट सुन सकता है, जिससे एक प्राकृतिक संगीत उत्पन्न होता है। जड़ी बूटियों के अलावा लिंग शियाओलोंग ने बगीचे में कई दिव्य संप्रभुताएं भी देखीं। ये शक्तिशाली व्यक्ति सावधानी पूर्वक जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहे थे, अपनी ताकत और कीमती पौधों की देखभाल दोनों का प्रदर्शन कर रहे थे। जड़ी बूटियों के समुद्र में लिंग शियाओलोंग ने ल्यूमिनसेंट सेराफिरोड की तलाश शुरू की। बाई लुशी द्वारा बताए गए रूप से वे इसे बहुत आसानी से पहचान सकता था। हालांकि क्योंकि ल्यूमिनसेंट सेराफिरोड एक अत्यंत दुर्लभ कीमती पौधा है, इसलिए उनमें से बहुत कम होना चाहिए, शायद एक या दो। इसलिए जड़ी बूटियों के समुद्र में इन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। लिंग शियाओलोंग ने पूरे सेलेस्टियल हर्ब गार्डन को घेरने वाली एक विशाल और जटिल संरचना को भी महसूस किया। इस संरचना ने न केवल आकाशीय और मूल ऊर्जाओं के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए बल्कि जड़ी बूटियों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए भी काम किया। इस दुर्जय संरचना के प्रभाव से उत्पन्न एक सुरक्षात्मक बाधा ने सेलेस्टियल हर्ब गार्डन को घेर लिया। एक विशिष्ट कुंजी के बिना प्रवेश या निकास असंभव था। 3 दिव्य संप्रभुओं का अनुसरण करते हुए लिंग जियाओलोंग ने प्रवेश किया जब उन्होंने अपनी कुंजी का उपयोग करके बैरियर में थोड़ा सा अंतर खोला। अब उनका प्राथमिक कार्य ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड का पता लगाना था। संरचना की पहचान क्षमताओं के कारण लिंग जियाओलोंग जड़ी बूटियों को सीधे स्कैन करने में असमर्थ था, अन्यथा वह मात्र 1 सेकेंड में ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड की खोज कर सकता था। अपनी भ्रम की आंखों की मदद से उसने दूसरों के लिए अपनी अदृश्यता बनाए रखी। वह बहुत लंबे समय तक ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड की तलाश करता रहा। अंततः उसे यह दुर्लभ जड़ी बूटी हवा के नरम झोंके के साथ गर्व से लहराती हुई मिली। जैसा कि लिंग जियाओलोंग ने अनुमान लगाया था, पूरे सेलेस्टियल हर्ब गार्डन में इनमें से केवल 3 जड़ी बूटियां थीं। ये तीनों जड़ी बूटियां एक साथ उग रही थीं। इन 3 विशेष जड़ी बूटियों की सुरक्षा के लिए लिंग शियाओलोंग ने 3 अतिरिक्त छोटी संरचनाएं देखीं, जिनमें से प्रत्येक जड़ी बूटियों में से एक की सुरक्षा के लिए समर्पित थी। इन विशिष्ट जड़ी बूटियों की सुरक्षा के लिए की गई यह स्पष्ट देखभाल इस बात पर जोर दे सकती है कि सम्राट फ्लेम संप्रदाय उन्हें कितना महत्व देता था। लिंग जियाओलोंग को उनमें से केवल एक ही आवश्यकता थी। हालांकि चूंकि सम्राट फ्लेम संप्रदाय उसके साथ मतभेद में था, इसलिए उसने उन सभी को लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने जड़ी बूटियों की ओर हाथ बढ़ाया, उसके दिमाग में कुछ कौंधा और बढ़ाया हुआ हाथ रुक गया। उसकी आंखों में सफेद परत पर हरे रंग की बाहरी चमक दिखाई दी। सफेद चमक भ्रम की आंखों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि हरा रंग अंतर्दृष्टि की आंखों का प्रतिनिधित्व करता था। लिंग जियाओलोंग ने जल्द ही आइज ऑफ इनसाइट की मदद से कुछ और पता लगाया। यह पता चला कि ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड्स को तोड़ने के लिए एक विशिष्ट कुंजी की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा सुरक्षा करने वाला बुजुर्ग अराजकता क्षेत्र का एक मास्टर योद्धा जैसे ही वह जड़ी बूटी को छुएगा, उसे नोटिस कर लेगा। राहत महसूस करते हुए
लिंग जियाओलुंग इनसाइट की आंखों का उपयोग करके संरचना की गहन जांच के लिए आभारी थे। इससे पहले, जैसे ही वे ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके दिमाग में एक सवाल आया। इन 3 जड़ी बूटियों की विशेष देखभाल को देखते हुए इन्हें चुराना आसान नहीं होगा। इसने लिंग जियाओलुंग को अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करने के विचार के लिए प्रेरित किया, जो वास्तव में बहुत मददगार साबित हुआ। उसे संभावित परेशानियों से बचाने के लिए अभिभावक बुजुर्ग द्वारा पता लगाया गया था। लिंग जियाओलुंग ने सबसे पहले गठन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अंतर्दृष्टि की आंखों की सहायता से गठन सीखने में उसे अधिक समय नहीं लगा। फिर वह संरचना को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें आसानी से तोड़ दिया और उन्हें अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित कर लिया। 3 ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड चुराने के बाद उसने तुरंत नहीं छोड़ा। उसने चारों ओर देखा और कुछ और जड़ी बूटियां चुरा लीं। ये जड़ी बूटियां थी मूनशैडो सेजवाइन, सोलरफ्लेयर पेटल और इटर्नल नेक्टर लिली। उसने ये 3 जड़ी बूटियां इसलिए चुराई क्योंकि वे उसकी अगली सफलता में उसकी मदद कर सकती थीं। इस तरह वे आगे बढ़ सकता है और बहुत ही कम समय में, अगले 10 वर्षों के भीतर अराजकता का मास्टर बन सकता है। केवल 10 वर्षों में दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 9वें चरण से अराजकता के मास्टर तक आगे बढ़ना एक ऐसी गति थी जो किसी की भी कल्पना से परे थी। कैरोस के जन्म से लेकर अब तक कोई भी इस तरह की जगह हासिल नहीं कर पाया है। अब जब उसका काम पूरा हो गया, तो उसने सीधे सम्राट फ्लेम संप्रदाय से टेलीपोर्ट कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें अध्याय 428 दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग लिंग जियाओलुंग को जाने बिना, उनके जाने के कुछ घंटों बाद पूरे सम्राट फ्लेम संप्रदाय में एक उग्र दहाड़ गूंज उठी। क्रोधित आवाज सेलेस्टियल हर्ब गार्डन के संरक्षक बुजुर्ग की थी। आवाज से परिचित लोगों ने तुरंत इसे गार्जियन एल्डर की आवाज के रूप में पहचान लिया, जिससे पूरा संप्रदाय सोचने पर मजबूर हो गया, इतनी भयानक शख्सियत को भड़काने की हिम्मत किसने की? इस खूंखार बाघ के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत किसने की? जल्द ही सम्राट फ्लेम संप्रदाय में अशांति की लहर दौड़ गई। संप्रदाय से प्रस्थान अब सख्त वर्जित था और एक गहन जांच शुरू हुई। चोरी हुई जड़ी बूटियों को खोजने के लिए बुजुर्गों ने सावधानी पूर्वक प्रत्येक शिष्य के निवास और स्थानिक अंगूठी की खोज शुरू कर दी। दुर्भाग्य से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पहले से ही सम्राट फ्लेम संप्रदाय से लाखों मील दूर था, भाई लुशी की रखवाली कर रहा था, जो पहले से ही एकांत में चला गया था। ल्यूमिनेसेंट सेराफिरोड को निगलने और उसके खेती के आधार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार था। लगभग 1 महीने बाद कमरे से एक असाधारण आभा फूटी, जिसने कई मील तक फैले क्षेत्र को प्रभावित किया। तीव्र दबाव आसपास के वातावरण में गूंज उठा, जिससे एक स्पष्ट प्रभाव पैदा हुआ। सौभाग्य से प्रभावशाली बल तेजी से नष्ट हो गया, जिससे आसपास का क्षेत्र एक बार फिर शांतिपूर्ण हो गया। कुछ ही समय बाद भाई लुशी अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकली। उन्होंने खुशी से बताया, न केवल मैंने अपनी खेती के आधार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, बल्कि मैं अगले स्तर पर भी आगे बढ़ गई हूँ। ऐसा लगता है कि 10 लाख वर्षों तक प्रतिबंधित रहना व्यर्थ नहीं था। इस अवधि के दौरान संचय से बहुत मदद मिली। लिंग जियाओलुंग उपलब्धि की भावना बिखेर रहा है। लिंग जियाओलुंग ने अपनी उपलब्धि पर सिर हिलाया और मुस्कुराया। दरअसल मास्टर ऑफ कैओस के प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बेहद विशाल है। 10 लाख वर्षों में एक स्तर आगे बढ़ने में सक्षम होना जश्न मनाने लायक है।
अराजकता के अनगिनत गुरुओं को अपनी साधना में एक स्तर तक आगे बढ़ने के लिए लाखों या यहाँ तक कि 100 मिलियन वर्षों की आवश्यकता होती है। कैरोस के मास्टर्स का जीवन अनंत है, इसलिए समय की यह लंबी अवधि उनके लिए कुछ भी नहीं है। तेजी से 2 महीने आगे तो यह 3 दायरे का साम्राज्य है। लिंग जियाओलोंग ने एक शानदार शहर को देखकर आह भरी। यह शहर थ्रीरिलम साम्राज्य का केंद्रीय शहर था। यह शानदार था और एक संपन्न महानगर की जीवंतता से भरपूर था। क्षितिज को विशाल संरचनाओं से सजाया गया था जो बादलों को छूती हुई प्रतीत होती थीं। उनके जटिल डिजाइन सुदूर अतीत की प्राचीन परंपराओं और वर्तमान युग के नवाचारों के मिश्रण को दर्शाते थे। सड़कें विविध प्रकार के लोगों से गुलजार थीं। सड़कों पर बाजार के स्टॉल लगे हुए थे जो दूर दराज के इलाकों से आए विदेशी सामानों का प्रदर्शन कर रहे थे और व्यापारियों और यात्रियों को समान रूप से आकर्षित कर रहे थे। जैसे ही लिंग जियाओलोंग बाई लुशी के साथ हलचल भरी सड़कों से गुजरा, वे इस शहर की समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। शहर की ऊर्जा स्पष्ट थी। दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग वर्तमान में एकांत में रह रहे हैं। चलो चलें, मैं तुम्हें वहां ले आऊंगा, बाई लुशी बोली और आगे बढ़ी। उसके पीछे लिंग जियाओलोंग भी तेजी से आया। थ्रीरिलम एम्पायर में आने का मुख्य उद्देश्य दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग को ढूंढना था ताकि वे उनसे सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड और इन्फिनिटी एज ब्लेड को मर्ज करने के लिए कह सकें। यह शहर बहुत बड़ा था और वे दोनों शहर की हलचल भरे नजारे का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे बाद बाई लुशी लिंग जियाओलोंग को एक सुनसान गली में ले आई। वहां दूसरी गलियों की दुकानों से अलग एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान नजर आ रही थी। दीवार पर एक बहुत पुरानी पट्टिका लटकी हुई थी। पट्टिका पर 2 सरल शब्द दर्ज थे, हथियार की दुकान। बाई लुशी ने लिंग जियाओलोंग की ओर सिर हिलाया और दुकान में प्रवेश करते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दीवार पर लटके हथियारों से झलक रही तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधी आ गईं। तलवारों, ब्लेडों, कुल्हाड़ियों और भालों सहित विभिन्न हथियारों ने दुकान को बहुत खूबसूरती से भर दिया। जो चीज इन हथियारों को विशेष रूप से आकर्षक बनाती थी वह थी उनकी रैंक। उनमें से कोई भी मिस्ट्री डिसेंट रैंक से कम नहीं था। दीवार पर कई स्वर्गीय रहस्य रैंक वाले हथियार भी प्रदर्शित थे। इसने इस दुकान की असाधारण प्रकृति को प्रदर्शित किया। दिव्य शिल्पकार की अपेक्षा के अनुरूप केवल ये हथियार ही अनगिनत सेनाओं के बीच युद्ध भड़काने के लिए पर्याप्त हैं। लिंग जियाओलोंग सदमे में हांफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह पहली बार था जब उसका इस तरह के खजाने से सामना हुआ था। बाई लुशी ज्यादा बेहतर नहीं थी। पहले भी कुछ बार यहाँ आने के बावजूद वे अभी भी दुकान में प्रदर्शित हथियारों की श्रृंखला से मंत्रमुग्ध थी। छोटी लड़की, तुम फिर यहाँ क्यों हो? एक बूढ़ी आवाज हवा में गूंजी, जिसने अंततः लिंग जियाओलोंग और बाई लुशी का ध्यान एक निश्चित स्थान की ओर आकर्षित किया। एक शांत कोने में एक बूढ़े व्यक्ति को परिश्रम से तलवार से धूल पोंछते देखा जा सकता था। तलवार एक मध्य श्रेणी का स्वर्गीय रहस्य रैंक वाला हथियार था। यह सामान्य तलवारों की तुलना में थोड़ा चौड़ा दिखाई देता था, जिसमें बीच में एक छोटा सा गैप होता था जो मूड तक फैला होता था। यह विशेष तलवार एक जुड़वां तलवार थी जो एक ही म्यान के भीतर रहती थी। इसमें एक तलवार के रूप में उपयोग करने या वैकल्पिक रूप से बीच से 2 अलग अलग तलवारों में अलग होने की बहुमुखी प्रतिभा थी। अलग होने पर मालिक के पास 2 मिड ग्रेड होंगे, एक के बजाय स्वर्गीय रहस्य रैंक वाली तलवारें। इस तलवार की विशिष्टता इस विशेषता से ही देखी जा सकती है। दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग की रचनाएं वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहीं। हथियार अद्भुत से कम नहीं था। हम्प, बूढ़े आदमी, मैं एक छोटी लड़की नहीं हूँ,
मैं कई ताकतों का पूर्वज बनने के लिए पर्याप्त बूढ़ा हूँ। बाई लुशी में सूंघा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिव्य शिल्पकार फेंगजीलिंग से बहुत परिचित थी। लिंग जियाओलोंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उससे यह क्यों कहा कि उसे दिव्य शिल्पकार फेंगजीलिंग को उसकी मदद करने के लिए राजी करना होगा। वे इस मामले में उसकी सहायता नहीं कर सकी। बाई लुशी की बातें सुनकर उसका मुंह भी हिल गया। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी महिला को यह कहते हुए सुना कि उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वह कई ताकतों की पूर्वज बन सकती है। सचमुच लाखों वर्षों तक जीवित रहकर वह यह वाक्य कहने के योग्य थी। एक खूबसूरत महिला के मुंह से यह बात अजीब लगती है, एक महिला जो युवा और आकर्षक दोनों दिखती है। हा हा हा। बूढ़ा हंसने लगा और सिर हिलाने लगा। फिर उसने अपनी नजर लिंग जियाओलोंग पर डाली और उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। वह खराटे लेने लगा और फिर उसकी ओर नहीं देखा। उसने बस अपना सिर घुमाया और अपने काम में व्यस्त हो गया, ध्यान से धूल पोंछते हुए, और हथियार को दीवार पर लटका दिया। जब लिंग जियाओलोंग ने यह देखा तो वह दंग रह गया। वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि लिंग जियाओलोंग एक भी कम से कम एक बार यहाँ आया होगा और दोनों के बीच जरूर कुछ असामान्य हुआ होगा। बात सिर्फ इतनी है कि उसे फिलहाल कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ होगा। आखिरकार उसे अभी भी लिंग जियाओलोंग ए के साथ जुड़ना बाकी है। शायद बाई लुशी ने लिंग जियाओलोंग की परेशानी का अनुमान लगाया था। उसने धीरे से समझाया, अतीत में दिव्य शिल्पकार ने आपकी कई बार मदद की थी। हालांकि एक उदाहरण था जहां उसे आपकी मदद की जरूरत थी। दुर्भाग्य से हालांकि आपने उसे मना नहीं किया, लेकिन आप काम करने में असमर्थ थे क्योंकि आप भागने में व्यस्त थे। अंत में आपने रहस्यवादी दायरे में प्रवेश किया और प्रवेश द्वार को 9 परतों वाली सीमा संरचना से पूरी तरह से सील कर दिया। परिणाम स्वरूप कार्य अधूरा रह गया और दिव्य शिल्पकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने उसे आपसे असंतुष्ट कर दिया। चिंता मत करो, उसके पास आपके बारे में बहुत अच्छी धारणा है। बस इस बूढ़े आदमी को मनाने की कोशिश करो और वे आपके अनुरोध पर सहमत होंगे। लिंग जियाओलोंग को अब बूढ़े व्यक्ति के ठंडे स्वागत का कारण समझ में आ गया। यह पता चला कि सब कुछ लिंग जियाओलोंग ए की गलती थी, लेकिन उसे दबाव सहना पड़ा। लिंग जियाओलोंग मन ही मन फूट फूट कर हंसा। सौभाग्य से बाई लुशी की आवाज धीमी नहीं थी। दिव्य शिल्पकार ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। उसने भौहें सिकुड़ ली और एक बार फिर बाई लुशी और लिंग जियाओलोंग की ओर देखा। उसकी बातों ने उसे हैरान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाई लुशी लिंग जियाओलोंग को ये बातें क्यों बता रही थी। लिंग जियाओलोंग को पहले से ही पता होना चाहिए था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब ही उसने लिंग जियाओलोंग की कम खेती पर ध्यान दिया। जहां तक उसे याद है, लिंग जियाओलोंग ने जब आखिरी बार उसे देखा था तो वे अराजकता का लेवल 2 मास्टर था। उन्होंने लिंग जियाओलोंग के लेवल 3 पर आगे बढ़ने की अफवाह भी सुनी। बात सिर्फ इतनी है कि वे निश्चित नहीं है कि वह अफवाह सच है या झूठ। निश्चित रूप से लिंग जियाओलोंग की खेती के प्रतिगमन के लिए कुछ घटना अवश्य घटित हुई होगी। छोटी बच्ची, उसे क्या हुआ? बूढ़ा आदमी पूछे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लिंग जियाओलोंग के कंधे पर दस्तक दी और उसे संकेत दिया कि यह बूढ़े व्यक्ति को खुश करने का सही मौका है। लिंग जियाओलोंग ने भी उसका मतलब समझा। उसने झट से एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, सीनियर, मैं समझाता हूँ। भले ही लिंग जियाओलोंग ने अतीत में असंतोष पैदा किया था, लेकिन जब लिंग जियाओलोंग ने उसे सामान्य ओल्ड मैन फेंग के बजाय वरिष्ठ के रूप में संबोधित किया तो बूढ़ा व्यक्ति उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए उन्होंने लिंग जियाओलोंग को नहीं रोका। उन्होंने लिंग जियाओलोंग को समझाने की अनुमति दी।
और जैसे ही लिंग शियाओलोंग ने लिंग शियाओलोंग एक द्वारा क्रियान्वित योजना का विवरण दिया, बूढ़े व्यक्ति को वर्तमान स्थिति की पूरी तस्वीर समझ में आने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 429 अध्याय 429 रहस्यवादी क्षेत्र 1। लिंग जियाओलोंग की स्थिति के बारे में जानने पर दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उसने सीधे लिंग जियाओलोंग की आंखों में देखा और कहा, हालांकि तुम वे नहीं हो, फिर भी तुम वही हो। हालांकि चूंकि वर्तमान में तुम नहीं जानते कि तब क्या हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं इंतजार करूंगा ताकि तुम उस छोटे से कमीने के साथ मिल जाओ और फिर तुम्हें पीटने आ जाओ। लिंग जियाओलोंग का मुंह हिल गया। वह दिव्य शिल्पकार की आंखों में गंभीरता देख सकता था। अंत में, हालांकि दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग ने उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन लिंग शियाओलोंग ए के साथ उसका विलय पूरा होने के बाद वे उसे पीटने के लिए कृत संकल्प था। दूसरे शब्दों में, फेंगजिलिंग न केवल लिंग जियाओलोंग ए को हराना चाहता था, बल्कि वह फेंगजिलिंग की लक्ष्य सूची में भी था। वैसे भी, मुझे बताओ, तुम्हें मेरे स्थान पर लाने का क्या कारण है? जब दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग ने पूछा, तो लिंग शियाओलोंग ने अपना कारण बताने में संकोच नहीं किया। फेंगजिलिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ लीं और लिंग शियाओलोंग से उसे 2 हथियार दिखाने के लिए कहा। जबकि वह सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड से परिचित था, इन्फिनिटी एज ब्लेड के उल्लेख ने उसकी रुचि को बढ़ा दिया, जिससे वे और अधिक पूछताछ करने के लिए प्रेरित हुआ। लिंग जियाओलोंग ने तुरंत परमानंद में दोनों ब्लेड निकाल लिए। उन्होंने फेंगजिलिंग को 2 ब्लेड भेंट किए। फेंगजिलिंग ने दोनों हथियारों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए उन्हें स्वीकार किया। 1 मिनट की जांच के बाद उन्होंने सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान इन्फिनिटी एज ब्लेड पर केंद्रित किया। फेंगजिलिंग जितना गहराई से इन्फिनिटी एज ब्लेड का निरीक्षण करने में लगे, उतना ही अधिक उत्साह उनकी अभिव्यक्ति में चमक उठा। अंततः, अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर, उन्होंने कहा, यदि ग्रेड अधिक होता, तो आपका यह ब्लेड आसानी से पूरे अराजकता में सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान खजाने के रूप में स्थान पर होता। यह वास्तव में उल्लेखनीय है। लिंग जियाओलोंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार इन्फिनिटी एज ब्लेड हमेशा से एक अनोखा हथियार रहा है। जैसा कि कहा जाता है, एक हथियार शिल्पकार किसी हथियार को परिष्कृत करने में अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। वे हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखते हैं। दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग ने भी यही भावना साझा की। अपने आप को शांत करने के बाद उन्होंने कहा, इन 2 ब्लेडों को मेरे पास छोड़ दो। मैं उन्हें तुम्हारे लिए एक साथ जोड़ दूंगा। जब समय आएगा, तुम अनंत रोष दिव्य भाले से भी अधिक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करोगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतना कहकर उसने बातचीत खत्म कर दी और दोनों ब्लेडों सहित गायब हो गया। लिंग जियाओलोंग स्तब्ध रह गया। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाई लुशी ने उसे रोक दिया, जिसने कहा, अपना समय बर्बाद मत करो। यदि वह नहीं चाहता है तो आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वह अराजकता का लेवल 35 मास्टर है, सभी स्तर 35। लिंग जियाओलोंग सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने पूरी अराजकता में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक के साथ शब्दों का आदान प्रदान किया था? आप क्या सोचते हैं? लिंग जियाओलोंग की हैरान अभिव्यक्ति देखकर बाई लुशी हंसी। अभी उसके व्यवहार से वह बहुत संतुष्ट लग रही थी। चलो, जब उस बूढ़े आदमी का काम पूरा हो जाएगा, तो वह तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा हथियार भेजेगा। लिंग जियाओलोंग ने सिर हिलाया और फिर बाई लुशी के साथ चला गया।
हथियार की दुकान की इस यात्रा ने उसे सदमे की एक बड़ी लहर ला दी और साथ ही उसके सामने एक नया दरवाजा खोल दिया। लिंग जियाओलोंग बस इस बात से हैरान था कि अगर लिंग जियाओलोंग एक फेंगजीलिंग को जानता था और फेंगजीलिंग इतना मजबूत था, तो उसने लिंग जियाओलोंग एक की मदद क्यों नहीं की जब अराजकता में सभी अधिपति सेनाओं ने उस पर हमला किया और उसका पीछा किया। लिंग जियाओलोंग और बाई लुशी लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे। सबसे पहले उन दोनों ने कुछ स्थानों का दौरा किया जहां बाई लुशी जाना चाहती थी। 7 दिन बाद बाई लुशी बहुत भावुक दिखी और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिंग शियाओलोंग, मैं बहुत लंबे समय से कैद में हूँ। मुझे अचानक कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई। यह बेहद महत्वपूर्ण भी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लिंग जियाओलोंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे समझते हुए उसने बस सिर हिलाया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पहले कहीं और जाना होगा। बाई लुशी ने इनकार कर दिया और उसे एक चर्म पत्र सौंप दिया। चर्म पत्र से एक अलौकिक चमक निकल रही थी और करीब से निरीक्षण करने पर लिंग शियाओलोंग ने देखा कि इसमें कुछ निशान थे। यह क्या है? चर्म पत्र लेते समय लिंग जियाओलोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक मानचित्र है जिसमें एक विशिष्ट क्षेत्र को लाल रंग से चिह्नित किया गया है। बाई लुशी ने समझाया, यह एक रहस्यवादी क्षेत्र का नक्शा है। चिह्नित स्थान को देखें, यह एक पहाड़ी गुफा है। वहां एक छोटा सा ओरिजिनेशंस पूल छिपा हुआ है। उस धारा का उपयोग करने से अराजकता के मास्टर्स के दायरे में आपकी प्रगति में काफी तेजी आ सकती है। यह रहस्यवादी क्षेत्र हर 10 लाख साल में एक बार खुलता है। आखिरी बार यह 10 लाख साल पहले खुला था जब मुझे सम्राट फ्लेम संप्रदाय द्वारा कैद किया गया था। उस समय मैंने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया और छोटे मूलसार पुल की खोज की। हालांकि जिस समय मैंने पुल की खोज की, उस समय मिस्टिक रियलम बंद होने वाला था, इसलिए मैं इससे कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। इस बार आप किसी और के द्वारा खोजे जाने से पहले ओरिजिनेशंस पुल में प्रवेश कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। यह ओरिजिनेशंस पुल एक खजाना और एक प्रकार का खजाना था जिसका उपयोग केवल अराजकता के मास्टर द्वारा ही किया जा सकता था। एक दिव्य संप्रभु इस प्रकार के खजाने का उपयोग केवल तभी कर सकता है जब वे अराजकता के स्वामी की ओर बढ़ने वाला हो। लिंग जियाओलोंग पहले से ही अराजकता का 9वां चरण का दिव्य संप्रभु था। उसे बस चरम तक खेती करने की जरूरत है और फिर वे इस पुल का उपयोग आगे की सफलता के लिए कर सकता है। लिंग जियाओलोंग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे उन्हें अपनी खेती में मदद मिल सकती थी। स्थान कहाँ है? लिंग जियाओलोंग ने चर्म पत्र रखा और पूछा। 3 दायरे साम्राज्य का शाही शहर, सदाबहार उद्यान। बाई लुशी ने कहने से पहले उत्तर दिया, मैं अब जा रही हूँ 3 दायरे साम्राज्य का शाही शहर, सदाबहार उद्यान। लिंग जियाओलोंग ने बिल्कुल वही शब्द बुदबुदाए। फिर उसने सिर हिलाया और एक उड़ता हुआ जहाज निकाला। उन्होंने इस जहाज को हजारों सोने की भूमि में खरीदा था, लेकिन कभी इसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिला। मुझे लगता है कि आप इस भूमि को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, लेकिन आप जहाज का उपयोग कर सकते हैं और धीरे धीरे वहां जा सकते हैं। बाई लुशी ने इस बार लिंग शियाओलोंग को मना नहीं किया और जहाज ले लिया। फिर वे गायब हो गई। लिंग जियाओलोंग को पता था कि वे पहले ही इस भूमि की सीमा छोड़ चुकी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ दिनों बाद लिंग जियाओलोंग 3 दायरे साम्राज्य के शाही शहर में पहुंचे। चूंकि यह इंपीरियल सिटी था, इसलिए यहां आकर एवरग्रीन गार्डन का स्थान ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वर्तमान में
दिव्य महिमा की भूमि के चारों ओर से अधिक विशेषज्ञ इंपीरियल सिटी में आ रहे हैं। वे सभी या तो अराजकता के दिव्य संप्रभु थे या अराजकता के स्वामी थे। ऐसा लगता है कि हर कोई रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यहाँ आया है। इधर उधर पूछने के बाद लिंग शियाओलोंग को इस रहस्यवादी क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि मिस्टिक दायरे के खुलने में अभी भी लगभग 10 साल बाकी हैं। यह अवधि लंबी लग सकती है, लेकिन दिव्य प्राणियों और अराजकता के उस्तादों के लिए यह बेहद कम समय था। लिंग जियाओलोंग ने भी इन 10 वर्षों में दिव्य संप्रभु क्षेत्र के शिखर तक सभी तरह से खेती करने की योजना बनाई और फिर अराजकता के मास्टर्स के दायरे में आगे बढ़ने के लिए मूलसार पूल के हर हिस्से का उपयोग करते हुए रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया। इसलिए उन्होंने इंपीरियल सिटी में एक आंगन किराए पर लिया और वहां एकांत में रहना शुरू कर दिया। कई योद्धाओं ने पहले ही शाही शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया था और समय बीतने के साथ साथ कई योद्धा आ रहे थे। लिंग जियाओलोंग ने पूरे 9 साल साधना में बिताए और अंततः दिव्य संप्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए। अब उनके पास सिर्फ 1 साल ही बचा था। साधना के इस दौर को पूरा करने के बाद लिंग जियाओलोंग ने अपने शरीर की जांच की और रक्तरेखा को समझने की कोशिश की, क्योंकि मिस्टीरियस ब्लड लाइन जिसे लिंग शियाओलोंग एक ने अराजकता के पेड़ से प्राप्त किया था, ने लिंग शियाओलोंग की 3 अन्य ब्लड लाइन को निगल लिया था। वह किसी भी ब्लड लाइन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि मिस्टीरियस ब्लड लाइन ने न केवल उसके अन्य 3 ब्लड लाइन को निगल लिया है, इसने उन रक्तवंशों की कुछ विशेषताएं भी प्राप्त कर ली थीं। बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल वे निश्चित नहीं है। इस रहस्यमय रक्तरेखा को प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन कहा जाता था और लिंग शियाओलोंग भी इसे नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि अब जब उसने दिव्य संप्रभु क्षेत्र के शिखर पर खेती की है, तो वे महसूस कर सकता है कि प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन के साथ संबंध बहुत मजबूत हो गया है। ऐसा लगता है कि मैं इस वंशावली को नियंत्रित कर सकता हूं और इसे तोड़ने और अराजकता का मास्टर बनने के बाद इसे इच्छानुसार सक्रिय कर सकता हूं। लिंग जियाओलोंग को यह एहसास था और वह जानता था कि वह 99% सही था। प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन के अलावा इस अराजकता के नियमों के साथ लिंग जियाओलोंग का संबंध भी अब तक मजबूत हो गया है। उनके व्यक्तिगत अराजकता के नियम अब लगभग पूरी तरह से बदल गए हैं, वास्तविक अराजकता के समान नियम बन गए हैं। उसे यह भी एहसास है कि अराजकता का मास्टर बनने के बाद वह सच्ची अराजकता के नियमों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइटमैप दान करें। अध्याय 434 रहस्यवादी क्षेत्र 2। अराजकता के नियम बेहद रहस्यमय और गहन हैं। कोई भी वास्तव में उन्हें समझ नहीं सकता है या उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक योद्धा, यहाँ तक कि अराजकता के स्वामी भी, सबसे अधिक यही कर सकते हैं कि इन नियमों के 30% को समझें और उन्हें केवल उसी सीमा तक नियंत्रित करें। अराजकता के ये मास्टर अपनी इच्छानुसार नियमों को नियंत्रित और हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अराजकता की सीमा से मुक्त हैं। नहीं, वे प्रतिबंधित हैं। यदि उन्होंने अराजकता के विरुद्ध जाने का साहस किया, तो उनका एकमात्र भाग्य मृत्यु होगा। आखिरकार 100% नियमों के सामने 30% पानी की एक बाल्टी में मात्र एक बूंद के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि लिंग जियाओलोंग अलग है। सबसे पहले लिंग शियाओलोंग के अराजकता के नियम वास्तविक अराजकता के नियमों के साथ विरोधाभासी थे, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब लिंग शियाओलोंग बेहद शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करके दिव्य अराजकता के 7वें चरण में लगातार आगे बढ़ा।
जो अचानक उसके शरीर के अंदर प्रकट हुई थी। कैओस का कमल अपनी गहन उत्पत्ति रक्त रेखा के साथ सामंजस्य बिठा रहा है। उस समय एक भयानक घटना सामने आई, जिसने चमकदार सार की पूरी भूमि को सदमे में डाल दिया। इसके साथ ही लिंग जियाओलोंग के रूल्स ऑफ कैओस में भी गहरा परिवर्तन आना शुरू हो गया। मूल रूप से अपूर्ण अराजकता से जुड़े होने के कारण ये नियम धीरे धीरे पूर्णता की स्थिति में विकसित होने लगे। हालांकि यह परिवर्तन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लिंग शियाओलोंग को लग रहा था कि पूर्ण कायापलट का समय निकट आ रहा है। वह समझ सकता था कि अराजकता के मास्टर के दायरे में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के बाद उसके अराजकता के नियम पूर्ण परिवर्तन से गुजरेंगे। करने के लिए कुछ न होने पर लिंग शियाओलोंग ने अंततः अपनी अराजकता पर ध्यान दिया। लिंग जियाओलोंग को व्यक्तिगत रूप से ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उनकी अराजकता में लाखों साल पहले ही बीत चुके हैं। जैसे जैसे उसकी अराजकता में परिवर्तन और विकास हुआ, वास्तविक अराजकता की तुलना में समय त्वरित गति से प्रवाहित हुआ। इन विचारों को अलग रखते हुए लिंग शियाओलोंग ने अपना ध्यान सुबह के सितारों की भूमि की ओर लगाया। उसकी नजर अंतरिक्ष के ताने बाने और जमीन की सभी सामग्रियों को पार करते हुए संपन्न और शांतिपूर्ण मॉर्निंग स्टार्स एलायंस पर नजर डाल रही थी। चिंतन के बाद लिंग जियाओलोंग सीधे मॉर्निंग स्टार्स एलायंस में उतरे। उसकी उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। हर कोई अपना काम करने में व्यस्त था। लाखों वर्षों के बाद मॉर्निंग स्टार्स एलायंस में कई बदलाव हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अराजकता के निरंतर विकास के कारण इस भूमि की सीमाएं नष्ट हो गई हैं। मूल रूप से सुबह के सितारों की भूमि और हजारों अन्य भूमियां लिंग जियाओलोंग की अराजकता से संबंधित नहीं थीं। हालांकि लिंग जियाओलोंग के एकीकरण के माध्यम से ये भूमियां उसकी अराजकता का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। जैसे जैसे लिंग जियाओलोंग की अराजकता विकसित हुई, इन भूमियों में भी परिवर्तन आया। वर्तमान में सुबह के सितारों की भूमि की सीमा 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र तक विस्तारित हो गई है। मॉर्निंग स्टार्स एलायंस के भीतर अब इस क्षेत्र में दर्जनों योद्धा हैं। उनमें से लिन हाओ, लिंग वेइलोंग, लिंग चिंग और ये लिहुआ 4 योद्धा हैं जो 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। लिंग जियाओलोंग ने उन्हें रद्द नहीं किया। उन्होंने उन्हें देखने की पहल की। उनका परिवार, मुख्य रूप से उनके माता पिता, उनकी वापसी देखकर बेहद खुश थे। लिंग जियाओलोंग की अराजकता में एकीकृत हजारों भूमियों के लिए अचानक सीमा टूटने और अराजकता ऊर्जा के घनत्व में वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं बदला। वे इस बात से अनभिज्ञ रहे कि उन्हें उनकी मूल अराजकता से दूसरी स्थिति में ले जाया गया है। जब लिंग शियाओलोंग अपने परिवार और दोस्तों के सामने आए, तो उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि एक अलग अराजकता में होने के बावजूद वे उन तक कैसे पहुंचने में कामयाब रहे। उनकी नजर में लिंग शियाओलोंग बहुत लंबे समय के बाद उनके पास लौटा है, इसलिए वे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। लिंग शियाओलोंग ने पूरा साल अपने परिवार के साथ बिताया और मॉर्निंग स्टार्स एलायंस को छोटी मदद प्रदान की। हालांकि उनकी छोटी सी मदद वास्तव में सबसे बड़ी मदद थी, जिसने एक बार फिर उनकी ताकत को अगले स्तर तक मजबूत कर दिया। अपने परिवार के साथ एक साल बिताने के बाद लिंग शियाओलोंग आखिरकार अपनी अराजकता छोड़कर चले गए। आज रहस्यवादी क्षेत्र खुलने वाला था। यह वही दिन है जिसका हजारों दिव्य संप्रभु और अराजकता के हजारों स्वामी इंतजार कर रहे थे। वे अंततः रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर सके। सभी लोग एवरग्रीन गार्डन में एकत्र थे। लिंग जियाओलोंग भी यहाँ थे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद उत्पत्ति ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव अचानक आकाश और पृथ्वी पर दिखाई दिया। प्रत्येक बीतते सेकेंड के साथ उतार चढ़ाव और अधिक तीव्र होता गया। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और आसपास फटन की आवाज गूंज उठी।
गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के साथ अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी, जिससे उस छोटे से अंतराल के माध्यम से दूसरी तरफ एक और दुनिया का पता चला। सबके हृदय कांप उठे और सांसें भारी हो गईं। उन सभी ने हवा की एक लंबी सांस ली। रहस्यवादी क्षेत्र को देखकर, जिसने पहले से ही अपना दरवाजा उनके सामने प्रकट कर दिया था, हर कोई कुछ हद तक अधीर हो गया। हालांकि वे जानते थे कि यह रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का समय नहीं है। दरवाजा अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है। जैसे जैसे ओरिजिन एनर्जी का उतार चढ़ाव मजबूत और मजबूत होता गया, अंतरिक्ष में दरार भी बड़ी और बड़ी होती गई। आधे घंटे बाद मूल ऊर्जा का उतार चढ़ाव अंततः शांत हो गया और अंतरिक्ष में आंसू स्थिर हो गया। हवा में दसियों मीटर चौड़ी और दर्जनों मीटर लंबी दरारें दूर से देखी जा सकती थीं। यह रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। सब लोग, प्रवेश द्वार स्थिर हो गया है। अब हम प्रवेश कर सकते हैं। चलो चलें। कोई नहीं जानता कि कौन चिल्लाया, लेकिन उस चिल्लाने के बाद हर कोई प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। यह रहस्यवादी क्षेत्र किसी भी शक्ति के नियंत्रण में नहीं था। थ्री रिलम साम्राज्य इस रहस्यवादी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि यह उनके शाही शहर में स्थित है। हालांकि उन्होंने ऐसा करना नहीं चुना। उन्होंने इस रहस्यवादी क्षेत्र को स्वतंत्र रहने की अनुमति दी और जब तक वे योग्य थे तब तक कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता था। लिंग जियाओलोंग ने भी लोगों के झुंड का पीछा किया और बर्फीले विमान में दिखाई देते हुए मिस्टिक क्षेत्र में प्रवेश किया। जब बाइलुशी ने उसे नक्शा दिया तो उसने उसे ध्यान से नहीं देखा, यह जानते हुए कि इस मानचित्र में ओरिजिनेशंस पूल का स्थान है। उसने इसे बस अपने स्टोरेज रिंग में रखा। हालांकि अब जब वे रहस्यवादी दायरे के अंदर है, तो मानचित्र को बाहर निकालने और उसका अध्ययन करने का समय आ गया है। तो यह पश्चिमी बर्फ क्षेत्र है। उत्तरी वन क्षेत्र से लगभग 2 मिलियन मील दूर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग जियाओलोंग ने समझ में सिर हिलाया। इस मानचित्र ने लिंग जियाओलोंग को इस रहस्यवादी क्षेत्र के इलाके और कुछ छिपे हुए स्थानों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान की, जहां दुर्लभ खजाने के प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाले स्थान को लाल रंग से चिह्नित किया गया था, जो इस यात्रा में लिंग जियाओलोंग का गंतव्य भी था। सीधे शब्दों में कहें तो यह रहस्यवादी क्षेत्र 6 क्षेत्रों में विभाजित था। वे हैं पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी बर्फ क्षेत्र, उत्तरी वन क्षेत्र, दक्षिणी पत्थर क्षेत्र, ब्लड मिस्ट क्षेत्र और डार्क क्रिस्टल क्षेत्र। यह रहस्यवादी क्षेत्र बहुत बड़ा था, लगभग दिव्य महिमा की भूमि जितना ही बड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कैओस के मास्टर्स के लिए आकर्षक खजाने भी इस रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर पाए जा सकते हैं। लिंग जियाओलोंग का लक्ष्य उत्तरी वन क्षेत्र के भीतर स्थित होना था। इस जंगल के भीतर छिपी हुई एक गुफा थी जिसमें ओरिजिनेशंस पूल था। रहस्यवादी क्षेत्र लगातार 100 वर्षों तक खुला रहेगा, जिससे दिव्य संप्रभु और अराजकता के स्वामी इसकी गहराई का पूरी तरह से पता लगा सकेंगे। अपने खजानों के आकर्षण के बावजूद रहस्यवादी क्षेत्र ने काफी खतरे पैदा किए, जो अराजकता के मास्टरों के जीवन का दावा करने में भी सक्षम थे। इसलिए जो लोग इस रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे अपनी खोज के दौरान हमेशा बहुत सतर्क रहते हैं। हालांकि लिंग जियाओलोंग बहुत अलग था। उसका इस रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का एक निश्चित लक्ष्य है, इसलिए अन्य स्थान उसके लिए बेकार हैं। उन्होंने बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज करने और सीधे बाइलुशी द्वारा उनके लिए तैयार किया गया लाभ प्राप्त करने का फैसला किया। तो उसने बस टेलीपोर्ट किया। फिर भी जब उसे पता चला कि वह एक समय में अधिकतम 10,000 मील टेलीपोर्ट कर सकता है, तो उसे आश्चर्य हुआ। यह मामला नहीं हो सकता। लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। आखिरकार
वह आमतौर पर हर बार लाखों मील टेलीपोर्ट कर सकता था। उन्होंने सावधानीपूर्वक यह समझने की कोशिश की कि टेलीपोर्टेशन के दौरान वास्तव में क्या हुआ, जिससे यात्रा की दूरी में उल्लेखनीय कमी आई 10 गुना से भी ज्यादा। एक बार फिर टेलीपोर्ट करने पर उन्होंने दूरी में कमी के लिए जिम्मेदार कारकों की सफलतापूर्वक पहचान की। जैसा कि यह पता चला कि रहस्यवादी क्षेत्र के भीतर के स्थान ने असाधारण स्थिरता का प्रदर्शन किया, बाहरी स्थान से 10 गुना से अधिक की तुलना में, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक टेलीपोर्टेशन को 10 गुना से अधिक की कम दूरी तय करनी पड़ी। यह परेशानी वाली बात है। लिंग जियाओलोंग ने आप भरी और अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने लगातार 8 बार टेलीपोर्ट किया और अंतर उत्तरी वन क्षेत्र में पहुंचे। दूसरे टेलीपोर्टेशन से वह जंगल के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब उसे बस गुफा को खोजने के लिए मानचित्र पर दर्ज पथ का अनुसरण करना है। लिंग शियाओलोंग ने वैसा ही किया और मात्र 3 घंटे में उसने छुपी हुई गुफा ढूंढ निकाली। यह गुफा बहुत गहराई में छुपी हुई थी और भूमिगत स्थित थी। यदि मानचित्र न होता तो लिंग शियाओलोंग ने सोचा भी नहीं होता कि इस स्थान पर एक गुप्त गुफा छिपी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस स्थान पर गुफा छिपी हुई थी वह शक्तिशाली अराजक जानवरों से भरे दलदल के नीचे स्थित था। सौभाग्य से वे सभी दिव्य संप्रभु क्षेत्र अराजकता वाले जानवर थे। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।